हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑपरेटर होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे किसी वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करो तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, या साई ना हो कोई भी वेव फंक्शन पे अप्लाई करो तो एक नया ऑपरेशन मिले, उससे हम बोलते थे। ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम ऑपरेटर बोलते थे। ऑपरेटर को हम कैप से शो कर रहे थे, ए कैप, बी कैप, सी कैप या कुछ भी, और इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती थी। या तो वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, या कुछ भी हो सकता था। लॉग भी हो सकता है, एंटी लॉग भी हो सकता है। तो इनको हम बोलते थे ऑपरेटर्स। जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर तक ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज की थी, जो रेखिक संकारक का योग किया था। एक तो ए कैप साई वन प्लस साई टू पे अप्लाई करो तो ए कैप साई टू और साई वन के योग के बराबर आता था। और दूसरा हमने नल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको पी कैप की वैल्यू बताई थी माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स के इक्वल आई थी। जो हमने लास्ट इक्वेशन ऐसे लिखी थी, पी कैप साई एक्स कोमा टी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से पी कैप की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस आयोटा अपॉन एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये होता है पी कैप ऑपरेटर की वैल्यू। और अगर हम ये तो कितनी है 1D के लिए, क्योंकि एक्स शो कर रहे हैं फॉर 3 डायमेंशनल, 3D के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी कैप इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा अपॉन एच कट। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैं क्या रख दूंगी, आर। जो आर वेक्टर किसको शो कर रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को शो करेगा। तो ये आता है मोमेंटम ऑपरेटर। सेम उसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी के लिए, जिसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा संकारक। अब हम निकालते हैं गतिज ऊर्जा संकारक। गतिज ऊर्जा संकारक यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे शो करते हैं, जैसा मैंने मोमेंटम ऑपरेटर में माना था कि कोई, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी कि कोई पी कैप है, पी यानी मोमेंटम था, पी के ऊपर कैप लगा दिया, साई एक्स को टी पे जब अप्लाई करेंगे तो वो वेव फंक्शन क्या माना कि उसी मोमेंटम से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो सेम हम यहाँ पे मानते हैं कि गतिज ऊर्जा संकारक में जब आप किसी ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आप उसको ऐसे करते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी का निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लगाएंगे। हैमिल्टोनियन एनर्जी निकालना, हैमिल्टोनियन होता है टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा। हैमिल्टोनियन संकारक निकालना तो एच कैप साई करेंगे और एच साई के इक्वल आएगा, जो मैं आपको आगे करवाऊंगी। तो मान लिया कि कोई काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर के कैप है और वेव फंक्शन क्या है, साई एक्स कोमा टी पे अप्लाई करो तो वो फंक्शन क्या आएगा, के इंटू साई एक्स कोमा टी के इक्वल आ जाएगा। एक को दे दो इक्वेशन नंबर 1। गतिज ऊर्जा संकारक करने हैं, हमें के कैप की वैल्यू निकालनी है। जैसे पी कैप की एक वैल्यू आई थी माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स आई थी, उसी तरीके से गतिज ऊर्जा के संकारक की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और मान लिया कि कोई गतिज ऊर्जा संकारक के कैप है, जब उससे किसी तरंग फलन साई एक्स कोमा टी पे अप्लाई करेंगे तो तरंग फलन क्या आएगा, उसी के से मल्टीप्लाई होकर आएगा, किसी के से, ठीक है। और ये के क्या है, इस के कैप ऑपरेटर की वैल्यू बताएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी कैप में से यहाँ पे मैं पी इंटू साई करके इसका रिजल्ट आ रहा था ना, तो ये पी क्या है, इस ऑपरेटर की वैल्यू बता रहा था। सेम वैसे वहाँ पे के जो है इस ऑपरेटर की वैल्यू बताएगा। अपने को क्या निकालना है, के कैप ऑपरेटर की मान निकालना। और अपने ने क्या माना था, लेट साई एक्स कोमा टी की कोई साई तरंग फलन, उसकी वैल्यू क्या है, ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और जब इसी को मैं पी और ई की टर्म में लिखती हूँ तो मेरे को पता है पी अपॉन एच कट की वैल्यू आती है के इक्वल, और ई अपॉन एच कट की वैल्यू आती है ओमेगा के इक्वल, जो हम बहुत बार कर चुके हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से इसको करेंगे और ई इज इक्वल टू एच न्यू से यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। तो जब मैं इनको यहाँ पे पुट करूंगी तो साई एक्स कोमा टी इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट, जो एच कट यहाँ पे मैंने के की वैल्यू बताई है, माइनस ई अपॉन एच कट टी। जो ओमेगा और के की वैल्यूज जो मैंने आपको लिखवाई है, बताई है मैंने आपको, इसमें मेरे हिसाब से आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम कई सारे टॉपिक में ओमेगा और के को रिप्लेस कर चुके हैं तरंग फलन साई में। जब हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण की थी तब भी हमने ऐसा ही किया था, यही तरंग फलन माना था और इसी तरीके से के और ओमेगा की वैल्यूज रखी है हमने। तो यहाँ से साई एक्स कोमा टी की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा अपॉन एच कट, बाहर आ जाएगा पी एक्स माइनस ई टी, ई की पावर में ई इंटू टी, यही आएगा। अब देखो मुझे क्या बनाना है, के
साई के इक्वल बनाना है। अब देखो मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूंगी, डबल क्यों करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखो अपने को पता है एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी kV इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब यहाँ पे ना मेरे पास v है ना मेरे पास कुछ और है कि मैं उसको एनर्जी की टर्म्स में ले आऊँ। वहां पे मैं क्या कर रही थी, p साई के इक्वल कर रही थी। अब यहाँ पे k साई के इक्वल करना है। यहाँ पे k क्या है, गतिज ऊर्जा है। उसके बराबर करने के लिए मुझे इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे ना कि इक्वेशन के अंदर भी गतिज ऊर्जा आए। तो मेरे को पता है k इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। मैं अगर इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 m² इंटू v² अपॉन m बन जाएगा और जिसकी वैल्यू क्या आएगी, p² अपॉन 2m। ये किसकी वैल्यू बनी, काइनेटिक एनर्जी की। मेरे को देखो यहाँ पे क्या चाहिए, इस इक्वेशन के अंदर p² चाहिए। p मेरे पास सिंगल है, मेरे को स्क्वायर करना है तो मतलब दो बार अगर इसी चीज का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो p² बनेगा। कैसे बनेगा आपने देखते हैं। देखो साई x t है, मेरे को क्या चाहिए, k कैप ऑपरेटर की वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि x और t दोनों की टर्म में हमें सिर्फ आंशिक अवकलन करना है। अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल साई अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस टर्म का करूं, ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो करने की जरूरत ही नहीं, इसकी तो जीरो आएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा अपॉन h कट p डॉट 1 x का 1 e की पावर आयोटा अपॉन h कट px माइनस et। ये आपको करने आते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने मैथ में भी करे हैं और फिजिक्स में भी हम कई जगह पे इनको यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा अपॉन h कट इंटू p e की पावर आयोटा अपॉन h कट px माइनस et। एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू आएगी। अब मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, p² चाहिए। p² बनाने के लिए मैं इसका क्या करूंगी, डबल डेरिवेटिव करूंगी। देखो इक्वेशन नंबर डेल साई और डेल x का वैल्यू क्या है, आयोटा h कट p e की पावर आयोटा अपॉन h कट px माइनस et है ना। अब यहाँ पे मैं करूंगी डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा h कट अपॉन p, ये तो कांस्टेंट है पड़े हैं। जब इस टर्म का करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा अपॉन h कट इंटू p इंटू 1, जैसे कि वहाँ पे पीछे किया था x की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू e की पावर आयोटा अपॉन h कट px माइनस et। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगी, ये मुझे पता है मैंने इक्वेशन नंबर 1 में क्या माना था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको दे लो आप 2, इसको दे लो 3, इसको दे लो 3। तो देखो समीकरण 3 से मुझे पता है कि ये वाली जो टर्म है ये साई है। अगर ये साई है तो इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर यानी इमेजिनरी नंबर आई का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1। तो यानी कि -1 इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर है ना, ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट को मैं डायरेक्ट साई लिख दूं इंटू साई x t, जो मेरे पास समीकरण नंबर 3 से ये वैल्यू साई की है। यहाँ पे क्या डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर। मेरे को क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी वाले ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन साई से मल्टीप्लाई करो तो वो काइनेटिक एनर्जी इंटू साई x t के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस एच कट स्क्वायर इधर ले जाती हूँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर साई एक्स कोमा टी। समीकरण 1 जैसा हमारे पास के अभी भी नहीं आया, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अभी भी नहीं मिली। तो काइनेटिक एनर्जी लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2m से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपने ने भी क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही थी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास पी स्क्वायर तो पड़ा है लेकिन 2m नहीं है। तो इस 2m को लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ही माइनस है ना, तो इधर माइनस नहीं आएगा, ये गलती से लिख गया, ठीक है। 2m से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ठीक है, बाय डिवाइडिंग 2m, ठीक है। मैंने ये किया 2m से डिवाइड किया, तो यहाँ पे है माइनस एच का स्क्वायर, 2m से डिवाइड करना है, दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस को मैंने 2m लिख दिया, इंटू डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m से डिवाइड करना था साई एक्स कोमा टी। तो मुझे ये क्या पता है, के ई के काइनेटिक एनर्जी को मैंने के माना था, तो ये के की टर्म के इक्वल आ गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं,
इंटू साई एक्स कोमा टी है। तो अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो यहाँ से और इस इक्वेशन से जितनी इसको इक्वेशन चल रही हो इसको 4 दे लो, तो समीकरण 4 और 1 से जो एक क्या थी के कैप साई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू के एक्स कोमा टी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास के कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर साई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटर की वैल्यू चाहिए, साई तो फंक्शन को शो कर रहा है। तो इतनी वैल्यू किसकी आई, तो ये वैल्यू किसकी आई है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये किसकी आई, के कैप की। जैसे हमने पी कैप निकाला था लास्ट लेक्चर में, पी कैप की वैल्यू कितनी आ रही थी, आयोट माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। उसी तरीके से के कैप यानी गतिज ऊर्जा के संकारक की वैल्यू कितनी आती है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके पास डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि गतिज ऊर्जा संकारक की वैल्यू ये होती है, प्रूफ करो। स्थितिज ऊर्जा संकारक की वैल्यू ये होती है, प्रूफ करो। तो जब आपके पास ऐसा आए तो जो 2 लेक्चर से हम इन प्रूफ को कर रहे हैं हमें वो करनी है, ठीक है। तो ये आया गतिज ऊर्जा संकारक फॉर 1 डायमेंशनल। जब हमें 3D करना है 3 डायमेंशनल, तो अपने को पता है कि जहाँ पे x हो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, r लगा देते हैं। जहाँ r वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। ये r वेक्टर की वैल्यू होती है। तो ये हमने क्या किया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा संकारक की है। अभी मैं आपको बता रही हूँ एक और चीज। तो एक तो मैंने आपको बता रही हूँ प्रत्याशा मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ठीक है। प्रत्याशा मान यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो प्रत्याशा मान का जो यूज होगा मैं आपको जो बता रही हूँ ये आपको अभी पता चलेगा जब हम अगला टॉपिक करेंगे कि इसका यूज क्या करते हैं। तो एक बार के लिए हम प्रत्याशा मान समझते हैं कि वो क्या चीज होती है। तो मान लिया हमें किसी भी क्वांटिटी का प्रत्याशा मान निकालना है, मेरे पास है ए, मुझे ए का प्रत्याशा मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर मुझे उसका प्रत्याशा मान निकालना है यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम किससे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये किसको शो कर रही है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यानी कि प्रत्याशा मान को शो करने का तरीका है कि उसको किससे शो करो, इस तरीके से ये एक तरीके से ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई क्वांटिटी ए है, ए का मुझे प्रत्याशा मान निकालना है, तो ए का प्रत्याशा मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो प्रत्याशा मान का डिनोशन, इसका ये सिंबल होता है, ऐसे डिनोट करते हैं जैसे ऑपरेटर को ए कैप से शो करते हैं, उसी तरीके से प्रत्याशा मान को ऐसे शो करते हैं। तो प्रत्याशा मान ए का प्रत्याशा मान कितना आएगा, -2 प्लस इंफिनिटी यानी स्पेस साई स्टार ए कैप साई डी एक्स। अगर ये x के रिस्पेक्ट है, होल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हम dv भी लिख सकते हैं, आप dv लिख लो। अगर हम 3 डायमेंशनल चल रहे हो, -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई dv। तो ये प्रत्याशा मान होता है। प्रत्याशा मान कैसे निकालते हैं, अपने को पता है ये क्या होती है, ये वाली जो टर्म है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज पता होता है टोटल नंबर्स का है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितनी क्वांटिटीज हैं उन सबको लिखते हैं। जैसे हमारे पास 5 3 2 1 का एवरेज निकालना, तो हम क्या करेंगे, 5 + 3 + 2 + 1 अपॉन 4 कर दूंगी, 4 ही नंबर है, 1 2 3 4। तो ऐसे एवरेज निकालते हैं। और अपनों ने जो भी कुछ किया हो, जैसे ये एवरेज निकालने का तरीका, उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान निकालने का तरीका, जिसका प्रत्याशा मान निकालना उसको साई स्टार के बीच में लिख दो, पूरे स्पेस का इंटीग्रेशन कर दो, -2 प्लस माइनस इंफिनिटी ये dv के रिस्पेक्ट जो इंटीग्रेशन है किसको शो करता है, पूरे स्पेस को शो करता है ना। -2 प्लस इंफिनिटी लिमिट क्या शो कर रही है, पूरे स्पेस को, पूरे आकाश को, मतलब जहां तक ये पूरा स्पेस है, यूनिवर्स है, उसको प्लस माइनस इंफिनिटी से शो करते हैं। और ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। प्रत्याशा मान भी एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती हैं, नाम से पता चल रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज मतलब जो पॉसिबिलिटी, और क्वांटम मैकेनिक्स अपने को पता है काम भी पॉसिबिलिटी भी करती है। तो यहाँ पे एक बार याद रखो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका होता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है उसको साई स्टार के बीच में रख दो, अपॉन में पूरे स्पेस में प्रोबेबिलिटी निकाल दो। इसकी वैल्यू अपने को पता होती है कि 1 होती है,
जो मैं पिछले कई लेक्चर से हम वेव फंक्शन साई के बारे में पढ़ते हैं, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई डी एक्स या डी वी इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं, जो अपने क्या बता रहे हैं कि 1 होना मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल को शो कर रहे हैं। मतलब पूरे के पूरे स्पेस में कण कहीं ना कहीं उपस्थित है, तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और अपने को पता है पी मैक्स कितना होता है? 1। मैक्सिमम प्रायिकता भी 1 आती है, कुल प्रायिकता। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो माइनस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी साई स्टार ए साई डी एक्स। किसी की भी एक्सपेक्टेशन निकालनी हो, अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ निकालना हो, अगर मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, मान लिया कि कोई x है, ठीक है, पोजीशन, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगी? माइनस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी साई स्टार, मैंने क्या बोला था, जिसकी निकालनी है उसको साई स्टार के बीच में रख दो, इंटू डी एक्स अपॉन में माइनस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई डी एक्स। ठीक है, अगर मान लो अपने को किसी मोमेंटम p की निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो माइनस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जिसकी निकालनी है उसको साई स्टार के बीच रख दो, इंटू साई डी एक्स अपॉन माइनस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1D के लिए साई स्टार इंटू साई डी एक्स। किसी की भी निकालनी हो, टोटल एनर्जी की निकालनी हो, ई की निकालनी है तो इसको ई को इसके बीच में रख देंगे, अगर मेरे को फोर्स की निकालनी है तो फोर्स इसके बीच में रख देंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रत्याशा मान क्या होते हैं कि जैसे कि अपने को क्या पता होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलती है, हमें क्या मिलती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलती है कि इतना हो सकता है कि ये है, तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यूज क्या है? तो सबसे पहले तो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखी कि उसको शो करने का तरीका है कि इन दो इस साइन के बीच में रखते हैं, ठीक है, और जिसकी निकालनी है उसको साई स्टार के बीच रखते हैं, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी रखते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी ए को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो अपने मान के चलते हैं, और अपने को पता भी कुल प्रायिकता एक ही होती है हमेशा, मैथ्स में कितने भी टॉपिक कर लो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही रहती है, तो इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, तो ए क्या प्रत्याशा मान ए का कितना आता है? ये आता है, जिसकी निकालनी है उसको साई स्टार के बीच में रख दो, ठीक है। जैसे x की निकालनी है तो x को इसके बीच में रख दिया, p की निकालनी है तो p को इसके बीच में रख दिया। अब x मैंने बोला था कि प्रत्याशा मान निकालने का ये तरीका है, लेकिन इसका यूज क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। उसके लिए अपने देखो एक थ्योरम करते हैं, वो है एनफ्रेस्ट थ्योरम। तो एनफ्रेस्ट थ्योरम कर रहे हैं अपने, ठीक है। एनफ्रेस्ट थ्योरम के अंदर हम प्रत्याशा मान को यूज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा हो जो 90% चांसेस है कि एग्जाम में आएगा, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में एनफ्रेस्ट थ्योरम, तो वो आती ही आती है पेपर के अंदर। अगर आपने 5 ईयर देखो तो आपको पता होगा, एनफ्रेस्ट प्रमेय बोलते हैं इसको हिंदी में, और एनफ्रेस्ट थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो एनफ्रेस्ट थ्योरम में इसी प्रत्याशा मान का यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी एनफ्रेस्ट थ्योरम क्या होती है। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स फेल क्यों हुई थी, क्लासिकल मैकेनिक्स और एक थी क्वांटम मैकेनिक्स। अपनों ने क्या देखा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास न्यूटन्स लॉ थे, जो किसी भी पार्टिकल, किसी भी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैसा भी हो, उसका वेग ज्यादा हो कम हो, उसको शो करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स ने माना था कि जो न्यूटन की इक्वेशन है वो सफिशिएंट है ना, न्यूटन्स इक्वेशन। और यहाँ पे क्या देखा था कि कुछ ऐसी मोशंस थी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन की समीकरण ने यूज ही नहीं की थी। जैसे रिलेटिविटी की बात करें तो v टेंड्स टू c, वहाँ पे हमने अलग ही चीजें यूज की थी। सापेक्षता में मतलब वेलोसिटी अलग होगी, मास उसका अलग होने लग गया था, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो गया। या जब हमने वेव्स जो थी वो मैक्सवेल की इक्वेशन से क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा था कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आ रही थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन उसको बता ही नहीं पा रहा था। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने देखा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो चीजें मानी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव ने, वो चीजें वो प्रैक्टिकल वैल्यूज मैच ही नहीं हो रही थी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स अनमैच थे ना इसके साथ जो क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस लेके चले थे। तो उन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए थी। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट लाने के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू दी थी कि मतलब न्यूटन की जो समीकरण है फिजिक या जो भी अपने लॉज हैं
उन सभी को अगर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स को क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है तो उसके लिए हमें वो हमारे पास थी प्रत्याशा मान। तो प्रत्याशा मान अगर किसी क्वांटिटी का यूज करो तो क्लासिकल मैकेनिक्स वाले रिजल्ट क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं। तो एनफ्रस थ्योरम की स्टेटमेंट यही है। एनफ्रस थ्योरम क्या होती है कि क्लासिकल फिजिक्स के सभी नियमों को, जैसे न्यूटन की गति का नियम, उनको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है तो उन वेरिएबल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, उनके प्रत्याशा मान में बदलना पड़ेगा। और प्रत्याशा मान में कैसे बदलते हैं मैंने आपको ये भी बताया। देखो मैंने आपको कहा था कि प्रत्याशा मान में बदलना सीख लो और उसके जो यूज है वो हम आगे करेंगे। तो वो यूज एनफ्रस थ्योरम में की थी। ये एक बहुत अच्छी थ्योरम है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो चीजें हम यूज कर रहे थे उसको हम क्वांटम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अपने को पता है P = mv होता है। अगर मुझे इसी को क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ना है, क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट एकदम सही से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को एक्सपेक्टेशन वेरिएबल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो P m अगर मैं V में चेंज कर दूं, ऐसे कर लूं, तो मतलब इस रिजल्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स का ये रिजल्ट, इसको हम क्वांटम में यूज कर सकते हैं। न्यूटन का नियम होता है F = dp/dt, फोर्स जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अगर इससे मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदल दो तो मैं इस क्लासिकल मैकेनिक्स के इस रिजल्ट को क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं अपने F = dp/dt। तो देखो एनफ्रस थ्योरम में क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी के नियमों को अगर हमें क्वांटम यांत्रिकी में यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन वेरिएबल्स को किस में बदलना पड़ेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी प्रत्याशा मान में। अब देखो अगर ये क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट क्वांटम मैकेनिकली भी प्रूफ होते हैं, कैसे होते हैं मैं आपको करवाऊंगी। देखो एनफ्रस थ्योरम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है, एक में हम इसको प्रूफ करेंगे और एक में इसको प्रूफ करेंगे। इसको आप दे लो, मान लो पार्ट 1 और ये पार्ट 2। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट थे ना, हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते थे जब हम 11th में न्यूटन के नियम पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था F = dp/dt। तो ये अपने न्यूटन सेकंड लॉ होता है, इसको मुझे क्या करना है, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है तो उसको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदलना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल की जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमें क्वांटम मैकेनिक्स में बदलना है, तो मतलब पढ़ना है, तो मतलब P और V इन वेरिएबल क्वांटिटीज को हमें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदलना पड़ेगा। तो थ्योरी अगर आप लिखो तो एनफ्रस थ्योरम की ये लिखोगे कि चिरसम्मत यांत्रिकी के नियमों को क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ने के लिए हमें उसके उन वेरिएबल्स को उसकी प्रत्याशा मान में बदलना पड़ता है। और ये चीज किसने की थी, एनफ्रस ने की थी, साइंटिस्ट ने। उसका नाम पे इस थ्योरम का नाम आया जिसका नाम रखा एनफ्रस थ्योरम। तो इसी एनफ्रस थ्योरम को पढ़ते हैं। देखो एनफ्रस थ्योरम करते हैं। तो एनफ्रस थ्योरम क्या है, क्लासिकल फिजिक्स की जो इक्वेशंस थी, जैसे न्यूटन के गति के नियम, अगर उसे क्वांटम मैकेनिक्स में भी वो फॉलो हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं उन वेरिएबल्स को उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदल दूं। तो मेरे को क्या पता है कि मैं मान लेती हूँ P = mv, अपने को पता है, मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदलूं तो P = एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ V लिखूंगी, है ना। तो अपने को पता है m की जगह V की जगह dx/dt भी लिख सकती हूँ, है ना। तो dx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन dt के इक्वल आता है P की वैल्यू। अब देखो मुझे यही चीज यूज करनी है, LHS को लूंगी, RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो ये है, और अपने को क्या एक और के इसका स्टेप क्या होता है, F = dp/dt, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको प्रूफ कर रहे हैं अपने, ले रहे हैं एक बार पार्ट 1, सिर्फ और सिर्फ ये चीज प्रूफ करेंगे अपने, ठीक है। तो एनफ्रस थ्योरम के दो पार्ट थे जिसमें एक पार्ट में हम इसको प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वी नो, अब अपने को देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकालनी है, x का प्रत्याशा मान। अगर मैं इसको लेके चलूँ और इसके प्रूफ कर दूंगी, इसके इक्वल कैसे करेंगे वो आप देखोगे कैसे होता है इसके इक्वल प्रूफ। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ±∞, जैसा मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बदलना सिखाया कि साई स्टार के बीच में उस चीज को रख दो जिसका प्रत्याशा मान निकालना, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। साई स्टार x साई और अपॉन में क्या करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखो मैंने 1D के लिए कर रही हूँ dx, ठीक है, -2 +∞ साई स्टार
साई डॉट dx। अपने को पता है वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है ये, और कुल प्रायिकता कितनी होती है 1, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी, x का प्रत्याशा मान इज इक्वल्स टू -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार x dx, सॉरी साई स्टार साई x साई इंटू dx, है ना। यही चीज लिखी है मैंने, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने आपको बदलना सिखाया, जिसका करना हो उसको साई साई स्टार के बीच रखो अपॉन में ही, और इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, और कुल प्रायिकता का मान अपने को पता है 1 होता है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऐसे आ गई। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो साई साई स्टार है, देखो मेरे को क्या चाहिए इसी इक्वेशन में डी बाई डी टी डी एक्स, मतलब v की वैल्यू कहते हैं dx बाई dt, और मुझे ये अगर p इज इक्वल्स टू mv प्रूव करना है तो इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अपने को पता है x यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा, और वेव फंक्शन साई किसका होता है, x, t का फंक्शन होता है e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t, तो मतलब अगर मैं इसका अवकलन करूं तो x कांस्टेंट की तरह बाहर d बाई dt साई स्टार इंटू साई dx -2 प्लस इंफिनिटी लिमिट। अब देखो इसको हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको आप दे लो, इसको दे लेना आप इक्वेशन नंबर 1, इसको दे लेना 2, देखो इसको हम वैसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, डी बाई डी टी साई साई स्टार की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यूज हमने किस में निकाली है, हम जब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कर रहे थे तब हमारे पास कुछ ऐसी चीज आई थी, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। वी नो दैट वेव फंक्शन साई कितना होता है, e की पावर आयोटा अपॉन h कट px माइनस et होता है, मेरे को क्या चाहिए d बाई dt, सॉरी इसको भी रहने दो, हम सीधा इक्वेशन यूज करते हैं, वी नो श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, काल आश्रित श्रोडिंजर समीकरण क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ पे d बाई dt है, तो देखो अपने को पता है इसकी वैल्यू कितनी है, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई, है ना। अब देखो मैं इसी को, मेरे को क्या चाहिए d बाई dt चाहिए, जैसा हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में कर रहे थे, इसको मैंने क्या किया था, पहले साई स्टार से मल्टीप्लाई किया था, और उसके बाद इसी इक्वेशन का मैंने इसको दे लो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइंग बाय साई स्टार, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इनटू साई स्टार भी किया हमने प्लस v साई साई स्टार, है ना। इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर 4, और अब जब अपने प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन कर रहे थे तो इस इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर, साई इसका कॉन्जुगेट लेके साई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये आपने किया हुआ ये वाली चीज, तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 विद साई, सॉरी कंजुगेट लेना पहले इसका, क्योंकि हमें क्या चाहिए d बाई डी टी साई साई स्टार चाहिए, तो इसको लेने के लिए पहले कंजुगेट, ये चीज आप प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी को प्रूफ करते टाइम आप कर चुके हो, वैसे तो मैं यहाँ पे एज इट इज रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप देख लो, अगर मैं उसी इक्वेशन का कंजुगेट लूं तो वो आएगा माइनस आयोटा एच का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई स्टार, कंजुगेट लिया ना। अब इसी को मैं साई से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, माइनस आयोटा एच कट मल्टीप्लाइंग बाय साई, ठीक है, साई डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल्टा स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई साई स्टार, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया था, इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5 करेंगे तो अब देखो इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5 करेंगे तो आयोटा एच कट साई स्टार जो ये थी हमारे पास
4 कैसे आई थी, इसी को मैंने साई स्टार से मल्टीप्लाई करके लिखा था। और मैंने नई इक्वेशन जो प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन करते टाइम उन्होंने क्या किया था, इसी इक्वेशन को पहले साई स्टार से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर इसका साई कंजुगेट ले रहे थे, और फिर इसको साई से मल्टीप्लाई करके दोनों को जब मैंने माइनस किया तो हमारे पास ये चीज आई। ये आप कर चुके हो, ये वाली चीज ये आपको निकालना आता है। आयोटा एच कट डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी, माइनस का साइन, और यहाँ पे एक माइनस पड़ा तो ये प्लस लिख दूं, डायरेक्ट माइनस किया मैंने तो ये प्लस का हो जाएगा। आयोटा एच कट साई डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार। ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये इक्वेशन रखी, ये वाला रखा, माइनस एच कर स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई, और इसको मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से माइनस किया तो वही लिखा। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एच कर स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें से ये माइनस एच कर स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस में लिया कॉमन तो माइनस आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में ये चीज बन जाएगी, और जब मैंने माइनस में कॉमन लिया तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, साई डेल्टा स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यहाँ पे देखो आयोटा एच कट कॉमन लूँ, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी है। अब देखो मैं a प्लस बी का बन रहा है ना फॉर्मूला, इसको मैं क्या करूँ, डेल बाय डेल टी साई स्टार इंटू साई, यही चीज होती है, ये एज इट इज बन जाएगी। और यहाँ से मैंने आपको उस इक्वेशन में बताया था अपॉन में 2m एक डेल बार ले लूँ, साई स्टार डेल साई, अगर 3D की बात करें माइनस साई डेल्टा साई कर सकती हूँ ना, ये इक्वेशन नंबर कितनी दे लो 6। तो ये चीजें अपने कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो अब इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में प्रूफ करना है, जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि हमें एनफ्लस का फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो उसको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज बनाई, और यहाँ से हमें इस चीज की वैल्यू चाहिए थी जो हमें सॉल्व करनी थी, और ये मैंने इतनी सॉल्व कर दी है। तो बाकी का पार्ट अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।